हमारे देश को पूरे 15 साल तक हिंदू आतंकवाद नाम का चूरन बेचा गया और अब वो इंसान सामने आ गए जिनके ठीक सामने बैठकर ये पूरा चूरन तैयार किया गया था। हाल ही में ANI पॉडकास्ट पर एक आदमी आए जिनका नाम है RVS मनी। ये कोई ऐसी स्टूडियो वाले एक्सपर्ट नहीं है जो हवा में बातें करते हैं। ये वो इंसान है जो होम मिनिस्ट्री के इंटरनल सिक्योरिटी में थे, जो 26/11 की रात को दिल्ली के कंट्रोल रूम में मौजूद थे और जिन्हें इसी साल जून 2026 में पद्मश्री मिला है। और भाई साहब, इन्होंने जो अपने पॉडकास्ट में कहा है वो वाकई काफी है कांग्रेस के कई पुराने नैरेटिव्स की धज्जियां उड़ाने के लिए, क्योंकि उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा है कि कांग्रेस ने पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत में 26/11 प्लान किया था। इसके अलावा RVS मनी का सबसे बड़ा दावा यह है कि हिंदू आतंकवाद नाम की जो चीज इस देश के अंदर बेची गई वो कोई सच्चाई नहीं है, बल्कि कांग्रेस के दफ्तर में गढ़ा गया एक बहुत बड़ा झूठ था। अब देखिए, ये बहुत बड़े क्लेम्स हैं, पर क्या ये सच हो सकते हैं? तो इसे समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि हिंदू आतंकवाद शब्द आया कहां से। देखिए, 2004 से 2010 के बीच में देश के अंदर कांग्रेस की और UPA की सरकार थी और उन्हीं सालों के अंदर भारत के ऊपर एक से एक बड़े बम धमाके हो रहे थे। दिल्ली, मुंबई, गुजरात, हैदराबाद, शायद ही भारत का कोई बड़ा शहर इन बम धमाकों से बचा हो। कभी बाजारों में, कभी मंदिरों में, कभी कोर्ट्स के अंदर बम ब्लास्ट होना एक रूटीन था और एक दो ब्लास्ट नहीं होते थे, सीरियल ब्लास्ट होते थे जिसमें सैकड़ों लोग मारे जाते थे और इनमें से लगभग हर हमले का तार सीधा पाकिस्तान और वहां पर बैठे इस्लामिक आकाओं से जुड़ता था। अब कांग्रेस के सामने प्रॉब्लम यह थी कि अगर हर हमले की सुई घूम घूम कर पाकिस्तान और एक ही कम्युनिटी की तरफ जाएगी तो दूसरी कम्युनिटी में पोलराइजेशन होगा और इसका पॉलिटिकल फायदा बीजेपी को मिल जाएगा। पर भाई साहब, अब इस्लामिक आकाओं को तो छेड़ नहीं सकते थे क्योंकि वोट बैंक नाराज हो जाता। तो इसका सॉल्यूशन उन्होंने ये निकाला कि एक नकली हिंदू आतंकवाद खड़ा कर दो ताकि देश को ये बताया जा सके कि भाई देखो, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, हिंदू भी बम फोड़ते हैं। और इसका मकसद साफ था कि असली इस्लामिक आतंकवाद को इस झूठे हिंदू आतंकवाद के साथ मिलाकर उसको डाइल्यूट कर देना, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए। RVS मनी के अनुसार इसका जो ऑर्डर आया था वो ऊपर से आया था। वो बताते हैं कि जून 2006 में खुद कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह ने उनसे कहा था कि ऐसे केसेस ढूंढो जहां पर हिंदू आतंकवाद दिखे और RVS मनी ने उनको सीधा सीधा जवाब दिया था कि भाई ऐसा तो कोई केस एग्जिस्ट ही नहीं करता है। 1 June 2006 Digvijay Singh had asked me to mine about cases where Hindu terrorism was there. I told him that there are no such cases. All the senior officers were again in Pakistan. कहते देखो हिंदू टेरर होगा। मैंने कहा सर जी मेरे पास नहीं है, अब होम मिनिस्टर आ रहे हैं 4 बजे, होम सेक्रेटरी विल बी इन ऑफिस। कहते नहीं आप ही ढूंढ के दिखाओ ना। मैंने कहा आई हैव नो neither in investigation nor in intelligence report I have a Hindu terror. और तो और RVS मनी कहते हैं कि जो ऑफिसर्स कांग्रेस के इस गंदे नैरेटिव के अगेंस्ट जा रहे थे उनका ट्रांसफर कर दिया जाता था और इसी वजह से फाइनली 2010 में एक जॉइंट सेक्रेटरी ने बिना किसी IB इनपुट के अपने मन से एक फाइल पर लिख दिया कि हिंदू आतंकवाद के भी कुछ केसेस हैं। By the bureaucracy? I will tell you one thing. 2010 till I was there in the internal security division, none of the files had the term Hindu terror. I was Deepthi Vilasa, the joint secretary, was transferred, who had been defending it. Thereafter I was transferred, then another director went on leave for some reason, obvious reasons. Thereafter one joint secretary on his own, without any input from the IB or anything, wrote very casually on the file that there are some cases of Hindu terror also, we will also examine this. लेकिन इन चीजों को फाइल पर लिखने के लिए कुछ सबूत भी तो चाहिए थे, तो वो पहले ही बनाने शुरू कर दिए गए थे 2008 के अंदर। मालेगांव महाराष्ट्र के अंदर एक मुस्लिम बहुल कस्बा है। 29 सितंबर 2008 को रमजान के महीने में यहाँ एक मस्जिद के पास खड़ी मोटरसाइकिल में बम ब्लास्ट हो जाता है जिसमें 6 लोग मारे जाते हैं और 100 से ज्यादा लोग जख्मी हो जाते हैं। अब भाई साहब, ये जो जगह थी वो मुस्लिम इलाके में थी और मरने वाले भी मुसलमान थे, तो इसी को आधार बनाकर पूरा भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद का नैरेटिव खड़ा कर दिया गया। ये बोला जाने लगा कि देखो भाई, हिंदू संगठन जो है वो मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। और RVS मनी पहले दिन से कहते आ रहे थे कि भाई ये केस झूठा था। ऐसे लग रहा था जैसे इसकी स्क्रिप्ट पहले से लिखी गई थी और लोग बस उसे परफॉर्म कर रहे थे। I was right from the day one I have been saying that this is a false case. Why I am saying it, let us see the timeline. That did not happen. It looked as if there was a preconceived script and they were working as per the script. Who do you think it is? They, when you're saying they, who? The government at both center and the state. RVS मनी का क्लेम है कि उल्टा इन धमाकों को असल में एक मुस्लिम रेडिकल आउटफिट ने अंजाम दिया था। Maharashtra became the laboratory for that. In both the Malegaons, the perpetrators were Ahle Hadith. Ahle Hadith is an extremely radical outfit.
I kept on saying it earlier, but all this was brushed aside and they started picking up Hindus and arresting them and putting them. खुद कर्नल पुरोहित ने अपनी इंटेलिजेंस में ये बात फ्लैग भी की थी, पर उस पूरी फाइंडिंग को दबा दिया गया और उल्टा उन्हीं हिंदू चेहरों को उठाकर टेररिस्ट बना दिया गया जिसमें पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा जैसे नाम थे। So that is that. Then afterward, these people are taken to task. They were arrested. Sadhvi Pragya was a yogini, and Colonel Purohit being an army officer, or Major Upadhyay being an ex-army officer, had their conditioning of body. Otherwise, anybody would have died. What they were subjected to. आपको ये बात बता दूं कि कर्नल पुरोहित कोई आम आदमी नहीं थे, वो भारतीय सेना के मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर थे। 34 साल की उम्र में सिलेक्शन ग्रेड लेफ्टिनेंट कर्नल, ऐसे तेज ऑफिसर जो आगे चलकर सेना में बहुत ऊंचे पद तक जा सकते थे। RVS मनी कहते हैं कि उन पर 24 घंटे जो टॉर्चर हुआ, उसके बाद भी वो आदमी आज अपने पैरों पर चल पा रहा है। ये बहुत बड़ा चमत्कार है। 24 hours beating. Petitions have been coming to us. Petitions had been sent to. See, happily they would send it to the Human Rights Division of the MHA. कहते इसको Human Rights में भेज दो. But the issue was about false case of terror attack. So that is the way it is. And Colonel Purohit is still walking is something, is a miracle. यानी जो ऑफिसर इस देश के लिए इंटेलिजेंस जुटाता था, उसी को कांग्रेस की सरकार ने टेररिस्ट बनाकर तोड़ने की कोशिश की थी, जबकि सरहद पार बैठा पाकिस्तान खुश था कि हमारा काम तो ये लोग खुद कर रहे हैं। और इस केस का अंत पता है क्या हुआ? 31 जुलाई 2025 को पूरे 17 साल बाद NIA कोर्ट ने 7 आरोपियों को बरी कर दिया, ये कहते हुए कि सरकार इस केस में कुछ साबित नहीं कर पाई। 17 years after the blast, a special NIA court in Mumbai has acquitted all 7 accused, including former BJP MP Pragya Singh Thakur and Lieutenant Colonel Prasad Purohit in the 2008 Maligaon blast case. Delivering its verdict, the NIA court said that the prosecution failed to prove the case and the accused deserve the benefit of doubt. और मालेगांव अकेला नहीं है। समझौता एक्सप्रेस में 2007 में धमाका हुआ था, जिसमें 68 लोग मारे गए थे। इसमें भी आरोप कुछ हिंदू चेहरों पर मढ़ दिया गया था। इसमें स्वामी असीमानंद जैसे लोगों का नाम सामने आ रहा था और सालों तक इसे भी भगवा आतंकवाद का सबूत बताया गया है। पर 2019 में सारे लोग भी बरी हो गए, क्योंकि अदालत में सरकार के पास दिखाने के लिए कुछ था ही नहीं। चारों आरोपियों को बरी कर दिया है। समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट मामला, NIA कोर्ट का बड़ा फैसला। NIA कोर्ट ने मुख्य आरोपी असीमानंद समेत चारों आरोपियों को बरी कर दिया। यहाँ असीमानंद हैदराबाद की मक्का मस्जिद और अजमेर दरगाह वाले धमाकों में भी फंसाए गए थे और वहां भी बरी हो गए। यानी जिन जिन धमाकों को सालों तक भगवा आतंकवाद का सबूत बताकर बेचा गया, वो एक एक करके अदालत में गिरते चले गए। पर जिन बेगुनाहों की जवानी जेल में बीत गई, उनके वो साल किसी फैसले से वापस नहीं आते हैं। RVS मनी सिर्फ इस पूरे झूठ के गवाह नहीं थे, वो खुद इस पूरी चक्की में पिसे हैं। और ये हुआ था इशरत जहां केस में। 2004 में गुजरात में एक एनकाउंटर हुआ, जिसमें इशरत जहां नाम की लड़की समेत 4 लोग मारे गए थे। एजेंसियों का पहला इनपुट यह था कि ये सब लश्कर-ए-तोयबा से जुड़े थे। इस केस में मनी ने होम मिनिस्ट्री की तरफ से 2 एफिडेविट कोर्ट में जमा किए। पहला 6 अगस्त 2009 को IB के इनपुट के आधार पर, जिसमें लिखा था कि इशरत जहां लश्कर की ऑपरेटिव थी और बड़े नेताओं को मारने आई थी। 6th August is my first affidavit, which was cleared by P. Chidambaram, the Home Minister. Very meticulous investigation. So you 100% believed the investigation that she was an LET operator. Perfectly right. David Hadley also in his to NIA said that. Earlier to that, there was a legal attaché, Daniel Clegg, in US Embassy. He had also confirmed about it. That she was ISI. उसके मुताबिक उस ओरिजिनल में जो टारगेट लिखे थे वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह थे, जो गुजरात के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री थे उस समय। So what happened in the first affidavit? What I did you had write? said very clearly that she had come to kill. My seniors had changed it to kill several political functionaries, political leaders. But in my own original, if I recollect, it was basically Narendra Modi ji and Amit Shah were the targets. लेकिन 30 सितंबर को जो दूसरा एफिडेविट आया, उसमें ठीक इसका उल्टा लिख दिया गया कि ऐसा कोई पक्का सबूत नहीं है कि वो आतंकवादी थी लड़की। For questioning, I said क्या चाहिए आपको? मैंने कहा कहता इसको चेंज करो। मैंने कहा I cannot change it. It is there written affidavit है। So you're in a room. यानी सरकार ने खुद बिना कोई नया सबूत आए 1.5 महीने के अंदर एक आतंकवादी को एक मासूम लड़की में बदल दिया। और इसे बदलने की बात सिर्फ RVS मनी नहीं कर रहे हैं। उस वक्त के होम सेक्रेटरी GK पिल्लई ने खुद खुलेआम कहा था कि दूसरा एफिडेविट उस वक्त के गृह मंत्री P. चिदम्बरम के पॉलिटिकल लेवल पर तय हुआ था और उन्हें साइड कर दिया गया था।
Okay. He has also come out and said that the second affidavit was drafted and decided at a political level. It's on open record. All the officers did not agree to second affidavit. It was Chidambaram who decided at a political level. He has come out on record. G.K. Pillai has twice Said said this. Once was on this and once on the Hindu terror. In both the cases, G.K. Pillai has... और जब आरवीएस मनी ने अपना बयान बदलने से मना कर दिया तो पूछताछ के दौरान उनकी जांघ पर सिगरेट दागी गई और इसी 27 दिन की पूछताछ के बीच उनकी मां चल बसी। कुछ महीनों बाद उनके पिता भी। पर ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। सबसे बड़ा सच तो इन लोगों ने 26/11 पर छुपाया था। मनी ने पॉडकास्ट में पूरी जिम्मेदारी के साथ कहा कि 26/11 कांग्रेस और आईएसआई के बीच में एक फिक्स्ड मैच था। We also do. And also the 26/11, I have said it on very occasions, it's a fixed match between ISI and INC. Please repeat that. It is a fixed match between INC, Indian National Congress, and ISI. और ये सब बातें उन्होंने हवा में नहीं कही है, कई सारे एविडेंसेस दिए हैं। Chidambaram's statement in Lok Sabha Secretary Suomoto statement on 10th December 2008. It says the Indian Coastal Guard and the Indian Navy had spotted the ship in Pakistani territory. Later on, no further intelligence was received, so the surveillance was abandoned. Escalate the surveillance, not abandon the surveillance. The very basic grain of security. Even a local level chowkidar will do that. And that means that the Indian Navy or Indian Coast Guard was asked to abandon the surveillance. देखिए आरवीएस मनी की दलील यह है कि हमले से ठीक पहले होम मिनिस्ट्री के टॉप ऑफिसर्स पाकिस्तान में एक मीटिंग के लिए गए थे और जिस दिन उन्हें लौटना था उन्होंने अपनी वापसी एक दिन के लिए टाल दी थी। फिर हमले के बाद संसद में सरकार ने खुद माना था कि कसाब ने इंडियन मदद मिलने की बात कबूली थी अपने बयान में, पर उसी सांस के अंदर संसद में यह भी कह दिया गया कि एजेंसियों को कसाब की बात में दम नहीं लगा। इसके अलावा एनएसजी के कमांडोज को मुंबई पहुंचने में 8 से 10 घंटे लेट करवाया गया। That 9:30 or so, Mr. JK that had deployed asked the NSG to come. When I said to this, those days were not much traffic, 2 hours they would have reached. For 2 hours, they kept on waiting in the technical area of the airport. Saab, I said, sir, let us deploy a local, a message was sent. Another joint secretary said, ज़्यादा पंगा मत लो यार, मरता है मरने दो, अपने सर पे आएगी, tomorrow if anything goes wrong, you will be roasted alive. मैंने कहा सर वहाँ तो it's a state of war. आरवीएस मनी कह रहे हैं कि भाई साहब जब देश के ऊपर हमला हो रहा हो और हर कदम पर देरी और लीपापोती हो तो ये लापरवाही नहीं होती, ये एक सोची समझी चुप्पी होती है। वो ये भी कहते हैं कि मैं 7-8 साल से कांग्रेस को खुली चुनौती दे रहा हूँ कि आओ मुझे नेशनल टीवी पर गलत साबित करके दिखा दो, पर आज तक कोई नहीं आया। I say that with full responsibility. I have been telling it for 7 years, 8 years. I have asked Congress people to challenge it on national TV. जब आपके ऊपर देश के ऊपर हुए सबसे बड़े हमले में साजिश का आरोप लग जाए और आप केस करने के बजाय या फिर उसका जवाब देने के बजाय चुप बैठ जाओ तो वो चुप्पी खुद एक जवाब बन जाती है। आरवीएस मनी ये भी कहते हैं कि इस पूरी घटना को हिंदू आतंकवाद में बदलने का एक पूरा प्लान था और तो और जो कसाब पकड़ा गया था ना उसके हाथ में कलावा बंधा हुआ था और बाकी आतंकवादियों के पास भी हिंदू नाम वाले फर्जी आईडीज मिले थे। अगर उस रात हवलदार तुकाराम ओम्बले कसाब को जिंदा ना पकड़ते तो 26/11 को एक हिंदू आतंकी हमला बताकर बेच दिया जाता और पाकिस्तान बिल्कुल बेदाग निकल जाता। Something like that. What would politicians in India get by staging this? See, the entire narration was to make it a Hindu attack only, a kalawa of Kasab on the hand. But he got caught instead. That he got caught because of our great Tukaram Ombole. Had Tukaram Ombole not caught him or even killed him, today it would have been a Hindu terror attack. It would have been a Hindu terror attack. और भाई साहब ये कोई काल्पनिक बात नहीं है। खुद कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने 2010 में 26/11 आरएसएस की साजिश नाम की एक किताब रिलीज की थी। यानी जिस हमले को पाकिस्तान ने अंजाम दिया उसे एक हिंदू संगठन के सर पर मरने की खुली कोशिश की थी कांग्रेस के एक बड़े नेता ने। पाकिस्तान ने उसे हमले से करीब 1.5 महीने बाद तक अपना नागरिक नहीं माना था। और इन सारी बातों के बाद मनी ये भी कहते हैं कि भाई 30 सितंबर 2008 को उनको अगवा करने की कोशिश की गई थी। An attempt was made to kidnap me in Dwarka.
वो कहते हैं कि जब वो अपनी गाड़ी से घर लौट रहे थे तभी 4 लोग बाइक्स पर उनका पीछा करने लगे। 2 बार तो उनकी गाड़ी से टकराने के करीब आ गए थे। वो घबराकर एक पुलिस पोस्ट पर रुके पर वो उनको खाली मिली और किसी तरीके से गलियों से निकलकर वो अपने घर पहुंचे थे। आरवीएस मनी कहते हैं कि उनको मिले एक इनपुट के मुताबिक ये हादसा नहीं था, उन्हें उठाकर एक ट्रेड ऑफ में इस्तेमाल किया जाने वाला था। Later on, some police officers and an IB chap confessed me that यार छोड़ दो, don't pursue the case. मैंने कहा क्यों? कहता it was an attempt, now the case is closed, it was an attempt to kidnap you and trade off with कसाब। मैंने कहा क्यों भाई, मैं ही क्यों? कहता तो अच्छा लगा तुम्हारा। उनका दावा है कि जब तक पाकिस्तान कसाब को अपना मानने से इनकार कर रहा था, उस बीच में ये झूठ फैलाया जा सकता था कि कसाब असल में एक इंडियन हिंदू है और इस तरह पूरे 26/11 को हिंदू आतंकवाद बना दिया जाता। उनके मुताबिक वो उस रात बच गए और कुछ दिन बाद पाकिस्तान को खुद कसाब को अपना नागरिक मानना पड़ गया, जिससे ये साजिश नाकाम हो गई। Become a Hindu terror incident. But after this botch-up, 6th of January or 7th January, Pakistan had to compel to accept कसाब। इसी पॉडकास्ट में आरवीएस मनी ये भी बताते हैं कि इस पूरे आतंकवाद को पैसा कहां से मिलता था। सबसे बड़ी बात उन्होंने नकली नोट पर कही कि 100 का नकली नोट पाकिस्तान के अंदर 43 रुपए में छपता था और सीधा भारत में घुसा दिया जाता था। 100 rupee note used to cost 43 rupees to print. And एग्जैक्टली यही चीज तो धुरंधर के अंदर भी दिखाई गई है और मनी खुद कहते हैं कि वो कोई फिल्मी बात नहीं है, वो असल सच का एक छोटा सा हिस्सा भर था। Which we are seeing in Durandhar, the movie, the whole fake currency. whole fake currency. And Javed Khanini was the owner of the largest Indian fake currency printing press in Peshawar and Karachi. दूसरा जरिया था ड्रग्स। उनके अनुमान से तब भारत के टेरर अटैक्स की करीब 30% फंडिंग अकेले ड्रग्स से आती थी और उनके मुताबिक पाकिस्तान से आने वाले डेलीगेशंस, चाहे राइटर हो या फिर क्रिकेट टीम हो, इनमें से कई लोग ड्रग्स भारत लाते थे। वो अपने इंटरव्यू के अंदर शोएब अख्तर और मोहम्मद आसिफ का नाम लेते हैं, जिन्हें ड्रग्स के मामले में वापस भेजा गया था। See, you have the case of we have the reported case of Shoaib Akhtar and Mohammad Asif, The cricketers. cricketers who were sent back by Pakistani High Commissioner after self-confessing that they were carrying drugs. But that was for personal consumption, they said. That is what is the ruse. In the entire background, all the Pakistani team players, whenever the Pakistani delegations, teams, everything come, they traffic drugs here. अब देखिए, ये तो बस कुछ बातें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। ऐसी ना जाने कितने कारनामे इस पॉडकास्ट में खुले हैं जिन्हें आप खुद जाकर देख सकते हैं। पर एक बात साफ हो चुकी है कि भगवा आतंकवाद कोई राजनीतिक गलती या फिर महज आरोप नहीं था। ये कांग्रेस की एक सोची समझी पॉलिसी थी, अपने ही देश के फौजी और साधु संतों को आतंकवादी बताकर इस्लामिक आतंकवाद और पाकिस्तान को क्लीन चिट देने की। और इसकी कीमत किसी और ने नहीं बल्कि खुद इस देश के हिंदुओं ने चुकाई है। पर अच्छी बात यह है कि अब आरवीएस मनी जैसे लोग सामने आने लगे हैं, जिन्होंने कांग्रेस की इस गंदी राजनीति की परतें एक एक करके खोलनी चालू कर दी है।